25% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो हैं हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से आता है। अब अगर बात करी जाए इस इमिशन लेवल को सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है व्हीकल सेगमेंट वो हमारा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है। अब इसी चीज़ को जो है रेगुलेट करने के लिए हम हर 3 साल पे कई रूल्स बनाते हैं, कई सारे लॉज लेके आते हैं, बट हमारे इन्वायरमेंट में हमने देखा है कि ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको रेगुलेट करने के लिए जो है हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन रेट्रोफिटमेंट किट के बारे में। एंड ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए कि किस तरीके से काम करता है। एंड स्पेशली अगर आप किट डेवलप करना चाहते हैं हाइड्रोजन के बारे में तो ये वीडियो आपको इन डेप्थ नॉलेज देगी कि किस तरीके से इस किट को डेवलप किया जा सकता है। अब अगर बात करी जाए इस किट के बारे में जिसकी मैं बात करने वाला हूं, ये बॉग वार्नर ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है फॉर द 3.5 टन ऑफ एलसीवी व्हीकल्स के लिए। यहाँ पे जो है बॉग वार्नर ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। एंड इसको डेवलप करने की वजह से जो है 3 सबसे बड़े एडवांटेज हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है हमारा टीसीओ, जो बेसिकली हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है, उसको जो है हम बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एक आईसी इंजन व्हीकल है। अगर आपके पास आईसी इंजन व्हीकल है तो आप जानते हैं इंडिया के अंदर जो है हमें हर 10 साल पे डीजल एंड 15 साल पे जो है बेसिकली हमारे पेट्रोल इंजन को जो है डिस्कार्ड करना पड़ता है। अब अगर बात करी जाए सीएनजी के बारे में तो सीएनजी के ऊपर भी जो है अभी लकड़ी टूटी है कि वहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है हमारे एनवायरमेंट को। आईसीसीटी की रिपोर्ट ने इसको रिवील किया है। अब इन तीनों चीजों को देखते हुए जो है हाइड्रोजन एक सेफ ऑप्शन बन के आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेफर ऑप्शन का एक और तोड़ है जिसको हम बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो इस टीसीओ को देखते हुए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में अगर बोलूं तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बचता है, क्योंकि हम 50% ऑफ सेम सप्लाई चेन यूज कर रहे हैं जो हमने ओवर द डेकेड्स आईसी इंजन के लिए डेवलप किया है। एंड सेम इंजन कंपोनेंट्स को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा आता है हमारा रेंज सेंसिटिविटी। रेंज सेंसिटिविटी की जैसे मैंने बात करी तो आपके दिमाग में आया ईवी की। जब मैंने बोला था कि मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन उसको ओवर पावर कर देता है, यहाँ पे रेंज सेंसिटिविटी जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ईवी के अंदर, क्योंकि जब हम रेंज को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है गाड़ी की, साथ साथ जो है हम जो मटेरियल उसके अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं उसी को हम बढ़ाते चले जाते हैं। वहीं पे हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है कि हम इसको टैंक्स को जो है और लाइटर वेट पे ले जा सकते हैं। एंड इंजन का वेट भी जो है हमने यहाँ पे 25% रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज आईसी इंजन के लिए जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं उससे लाइटर हमें कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के लिए, बिकॉज इट्स 40 टाइम्स लाइटर देन दी कंपेयर टू एन पेट्रोल और डीजल। तो इसको देखते हुए जो है हमारा जो रेंज एंग्जाइटी या रेंज सेंसिटिविटी का जो प्रॉब्लम आता था उसको जो हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं। थर्ड चीज है हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब जब भी हम इंजन को बर्न करते हैं या हाइड्रोजन से इंजन को बर्न करेंगे तो बेसिकली हमारा स्टीम जनरेट होगा एंड हाइड्रोजन के जो वाटर वेपर्स हैं उसी को हम जनरेट करेंगे, विच इज लेस हार्मफुल या बोल सकते हैं बिल्कुल हार्मफुल ही नहीं है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो इन तीनों चीजों को देखते हुए जो है आप समझने की जरूरत है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से चेंज होंगे, स्पेशली हमारे आईसी इंजन को देखते हुए। अब आईसी इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं दोनों ही इंजन के बारे में समझाऊंगा कि पेट्रोल और डीजल के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब बात करी जाए कंपोनेंट चेंज की तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें जो है टैंक चेंज करना पड़ेगा। टैंक जो है यहाँ पे आपको अगर आप फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसको हटा के हमें जो है यहाँ पे हाइड्रोजन टैंक्स लगाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन टैंक्स जो है बेसिकली हमारे हाइड्रोजन को यूज करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है ओवर द डेकेड्स कि जो लोग बोलते थे कि इसके फटने का डर है उसको भी जो है यहाँ पे टोयोटा एंड मर्सिडीज ने वर्कआउट करके इसको बिल्कुल सेफ बना दिया है। दूसरी चीज जो हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन को ले जाएगा वो हमारा सबसे पहला जो कंट्रोल करने वाला चीज है वो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व यहाँ पे लगेगा। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व जो है बेसिकली हमारे प्रेशर को कंट्रोल करेगा एंड हाइड्रोजन गैसेज कितनी निकलेंगी उसको कंट्रोल करेगा हमारे गैस रेल के लिए। गैस रेल जो है बेसिकली हमारा यूज होता है जैसे हमारे व्हीकल के अंदर हम जो बोलते हैं कि जैसा जहाँ पे हमारा फ्यूल स्टोर होता है उसको हम रेल्स बोलते हैं, फ्यूल रेल बोलते हैं, वहीं पे जो हम इसको गैस रेल लगाने वाले हैं। अब गैस रेल जो है या फिर हाइड्रोजन जो है 14 टाइम लाइटर्स है, तो यहाँ पे जो है हम लाइटर वेट गैस रेल लगा सकते हैं विच अगेन इज गोइंग टू सेव एन ओवरऑल वेट ऑफ द व्हीकल। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टर्स। इंजेक्टर्स के बिना जो है हम इसके इंजेक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है इंजेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने 200 बार मैक्सिमम प्रेशर जो रखा है वो 200 बार रखा है। लोअर लेवल पे जो है ये 15 बार्स पे काम करेगा, मीडियम पे जो है ये 20 to 40 एंड हायर प्रेशर पे जो है 200 बार्स तक पे काम करेगा, विच इज अगेन लोअर देन दी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन एन आईसी इंजन, क्योंकि आईसी इंजन के अंदर जो है डीजल के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा चला जाता है 25 बार्स डिपेंडिंग अपॉन द इंजन। एंड अगर मैं बात करूँ हमारे पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर तो ये शुरू ही जो है 200 बार्स से होता है एंड गोज अप टू 800-900 बार्स। तो इसको देखते हुए जो है बेसिकली आप देख सकते हैं कि हम जहाँ कंपोनेंट्स है वो कितने लाइटर यूज हो रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है हमारा स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा केमिकल उसको बर्न करने के लिए हमें यहाँ पे हमारा स्पार्क प्लग की जरूरत है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हमारे एक और इंजेक्टर देखने को मिलेगा जो बेसिकली हमारे वाटर ड्रॉपलेट को कंट्रोल करेगा या वाटर ड्रॉपलेट को इंजेक्ट करेगा। उसके बारे में जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब बात करते हैं इसके कंबशन प्रोसेस की। कंबशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कंबशन स्टार्ट होता है इसके हाइड्रोजन टैंक से। हाइड्रोजन टैंक से प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू जो है हाइड्रोजन गैसेस निकल के जाएंगी हमारे गैस रेल में। गैस रेल से इंजेक्टर से होते हुए जो है यहाँ पे आएगा हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर
ब्लेंडर के पास जो है दो तरीके के कंबशन प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने जो हाइड्रोजन के लिए यूज किया है वो डायरेक्ट इंजेक्शन यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा 50% मोर टॉर्क मिलता है एंड कंट्रोल जो रहता है ECU का डायरेक्ट इंजेक्शन कंट्रोल के ऊपर वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू एंड पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम से। अब डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम से होता हुआ जो फ्यूल है वो डायरेक्टली हमारे चेंबर में आएगा। चेंबर में जब वो आएगा तो वहां पे जो आउटर एयर का जो सर्कुलेशन है वहां से होते हुए हमारे वाल्व के थ्रू ऑक्सीजन आएगा हमारे इंजन के अंदर, और इन दोनों को ही जब यहाँ पे मिक्स होगा एंड प्रेशर जनरेट होगा हमारे पिस्टन मूवमेंट से, तो सही टाइम पे इसको रिटार्ड करते हुए या इसको इग्नाइट करते हुए जो है हम केमिकल प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल प्रोसेस में, एंड यहाँ पे जो है हमारा जनरेट होगा स्टीम एंड हाइड्रोजन। बट द कैच इज़ हेयर, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कैच यहाँ पे ये है कि जब हमारा ऑक्सीजन आता है किसी भी हीटेड चेंबर के अंदर तो वहाँ पे जो है उसके साथ साथ आता है नाइट्रोजन, एंड दिस नाइट्रोजन इज़ दी बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली जब हमारे ऑक्सीजन के साथ एंड हीट के साथ आता है एंड मिक्सअप होता है तो वो जनरेट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए जैसा मैंने आपको बोला कि 50% ऑफ सेम हमने IC इंजन के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं या सप्लाई चेन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम EGR सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब EGR की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। अब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन क्या करता है कि जो एग्जॉस्ट गैस निकल के आए उसी को जो है रिसर्कुलेट करके उसको ठंडा करके वापस हमारे इंजन में लेके आता है ताकि हम उसको और एफिशिएंटली बर्न कर पाएं, एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट का जो इंजेक्टर है वो काम में आता है। अब होता क्या है कि जब हम केमिकल प्रोसेस जब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन आके मिल रहा है तो वहाँ पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है अलग से सिस्टम लगाया जिसको हम बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट इंजेक्शन। अब ये वाटर ड्रॉपलेट इंजेक्शन जो है टाइम ऑन टाइम बेसिस विद द कंट्रोल ऑफ एन ECU यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट को इंजेक्ट करेगा, एंड ये इंजेक्शन प्रोसेस जो है बेसिकली इसको कूल डाउन रखेगा हमारे चेंबर को, जिसकी वजह से नॉक्स का जो लेवल है फॉर्मेशन लेवल वो 0 हो सकता है या बहुत कम हो सकता है हमारी व्हीकल के। जो भी होगा वो नाइट्रोजन या नॉक्स के EGR के थ्रू जो है बेसिकली हम एक्स्ट्रा और कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि जब हम अगर डीजल इंजन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर हमें स्पार्क प्लग लगाना है या नोजल लगाना है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो ये जो है हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर कोई नई चीज नहीं है। फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी रूरल एरिया में जाएंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूं यूपी की, तो वहां पे जो डीजल इंजन व्हीकल्स हैं उनको IC इंजन में कन्वर्ट करते हैं स्पेशली टू रन ऑन एन CNG। तो ये सारी चीजें जो है कोई नई नहीं होती। ऊपर का मैनिफोल्ड चेंज करना होता है, बेसिकली जो टॉप डेड सेंटर का जो बेसिकली चेंबर होता है उसको हम पूरा रिप्लेस कर देते हैं, उसी को जो है हम वहाँ पे इंजेक्टर्स एज वेल एज वहीं पे जो है वाटर ड्रॉपलेट इंजेक्टर्स दोनों को लगा सकते हैं। अब जो है हमें इस पूरे साइकिल को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में समझना जरूरी है, जो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, विच इज अ ब्रेन ऑफ योर व्हीकल। अब यहाँ पे जो है इसको कंट्रोल करने के या इसके जो की रेगुलेशंस की वजह से जो है हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस रेट्रोफिटमेंट किट की तो हमें बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिले। उसमें से 3 सबसे बड़े एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है टॉर्क एंड पावर की जो है यहाँ पे एनहांसमेंट देखने को मिली। यहाँ पे जो है बेसिकली हमें टॉर्क जो है लोअर RPM पे देखने को मिला, विच इज हायर टॉर्क, एंड इसको कंट्रोल करने के लिए जो है बेसिकली हमने यूज किया वाटर इंजेक्शन का, EGR का एंड हमारे कंबशन फेजिंग एडजस्टमेंट का। अब कंबशन फेजिंग एडजस्टमेंट जो है बेसिकली मींस कि हमने जो है कंबशन के टाइमिंग को थोड़ा डिले किया, विच बेसिकली इनहैंस द ओवरऑल टॉर्क ऑफ योर व्हीकल। साथ ही साथ जो है हमारा कंबशन जो हो रहा है उसके अंदर उसको भी जो है हमने थोड़ा डिले किया, जिसकी वजह से जो हॉट गैसेस थी वो अच्छी खासी बन रही थी, ताकि हमारा जो पूरा कंबशन है या कंट्रोल कंबशन है उसको जो है हम प्रॉपर्ली यहाँ पे टेकअप कर पाए, और जो मिक्सचर है जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो फुली बर्न हो और हमें मैकेनिकल पावर ज्यादा देखने को मिले। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिला वो है हमारा रिड्यूस्ड इन एमिशंस। यहाँ पे जो है हमारे IC इंजन के कंपैरिजन में जो नॉक्स जनरेट हो रहा था नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसको हम 95 to 90% जो है यहाँ पे रेगुलेट कर पाए हैं या उसको एलिमिनेट कर पाए हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोक्स। क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही गैस जो हार्मफुल निकल के आ रही थी वो नाइट्रोक्स निकल के आ रही थी, एंड इसी को रेगुलेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे जो हमने 50% हमारे जो ऑलरेडी सप्लाई चेन कंबशन इंजन के जब उसको इस्तेमाल किया, जो उसके इंजेक्टर्स को इस्तेमाल किया, उसकी वजह से हमें हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी देखने को मिली। इस हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए इंजेक्टर्स के अंदर जो है सॉफ्ट ओपनिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग का इस्तेमाल किया गया। अभी सॉफ्ट ओपनिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग जो है बेसिकली आपके इंजेक्टर्स में ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ, जब ओपन हो रहा है या गैस निकल रही है तो बहुत सॉफ्टली ओपन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हायर लेवल ऑफ ड्राइवेबिलिटी, साथ ही साथ NVH लेवल को जो है हम कंट्रोल कर पाते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से जो है हमारे इंजेक्टर की लाइफ बढ़ती है, जिसकी वजह से अगेन NVH कम होता है, साथ ही साथ कंपोनेंट की ओवरऑल लाइफ बढ़ती है। तो सॉफ्ट ओपनिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं ECU की वजह से, जिसकी वजह से हमारे कंपोनेंट की लाइफ भी बढ़ रही है एंड ओवरऑल
हमारे इंजन की लाइफ भी जो है हमें यहाँ पे इंक्रीज करने को मिलती है। अब इसके टेस्ट रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें बताएगा कि जो हमने जो रेट्रोफिटमेंट किट डेवलप करी है वो कितनी कारगर है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो है WLTC साइकिल यूज होती है, विच मीन्स वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज लाइट वेट टेस्ट साइकिल। एंड ये जो साइकिल है बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं इसके। अब यहाँ पे जो है हमें बहुत बड़े की फाइंडिंग्स देखने को मिले। सबसे पहला कि हमारे इंजन की जो ओवरऑल लाइफ थी उसको हमने इंक्रीज किया। दूसरा, जो इमिशंस इसके अंदर से रिलीज हो रहे थे, जो नॉक्स हमारा निकल रहा था, विच इज फार मोर लेसर देन व्हाट द आईसी इंजन बेसिकली रिलीज, इज अराउंड 40 to 50 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आईसी इंजन, जो H2 आईसी इंजन है, वो लोअर लेवल ऑफ इमिशंस बेसिकली रिलीज कर सकते हैं। एंड दिस नॉक्स रिजल्ट्स मैंने आपको बताया 40 to 50 वो विदाउट EGR था एंड विदाउट विद दी वाटर कंट्रोल ओनली। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर EGR और ऐड कर देते हैं तो विच मीन्स कि ये जो है 10 to 20 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर तक जा सकता है, विच इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नॉक्स, विच मेक इट मोर प्रॉमिसिंग फॉर द इन्वायरमेंट, हेल्दियर एंड फॉर द रिड्यूसिंग द इमिशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बैलेंस परफॉर्मेंस देखने को मिली। बैलेंस परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमने जो फेजिंग कंट्रोल करी, कब रिटार्ड करना है, कब उसको एडवांस करना है, ये सारी चीजों को जब हमने कंट्रोल किया, EGR की टाइमिंग को कंट्रोल करी, तो यहाँ पे हमें अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिली। लाइफ लॉन्ग बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल लाइफ ज़्यादा देखने को मिली इंजन की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है WLTC के रिजल्ट्स के बाद आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पे जो ये पूरा कंबशन सिस्टम है या जो पूरा रेट्रोफिटमेंट किट है, ये बहुत प्रॉमिसिंग रेट्रोफिटमेंट किट है, विच शुड कम इनटू द इंडियन मार्केट एज वेल। एंड यहाँ पे अगर नहीं है, आता है बॉग वार्नर के थ्रू, तो आई वुड सजेस्ट कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे हम कन्वर्जन की बात करते हैं या स्क्रैपिंग की बात करते हैं, क्योंकि एक व्हीकल परचेजिंग जो होती है एक इमोशनल परचेज होता है, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का जो बायर होता है उसको एक सेकंड लाइफ या उसको जो है एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट दे सकता है व्हेन ही इज गोइंग टू ड्राइव द सेम इंजन बट विद द मॉडिफिकेशन ऑफ एन हाइड्रोजन, कीपिंग इन माइंड कि वो जो गाड़ी चला रहा है उससे बहुत कम पॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये रेट्रोफिटमेंट किट इंडिया के अंदर आनी चाहिए, कितनी कारगर रहेगी और किस तरीके से यूज किया जा सकता है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो हम ऐसे ही ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी वीडियोस के बारे में एंड टेक के बारे में बात करते रहते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपका दिन शुभ हो।